प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर अनिल ठाकुर, अर्थशास्त्र विभाग, एएस कॉलेज देवघर। आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष करों के गुण एवं दोष या प्रत्यक्ष कर के फायदे और नुकसान। छात्रों, प्रत्यक्ष कर वह कर होता है या वह कर प्रणाली है जिसमें जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है अंतोगत्वा उसे ही चुकाना पड़ता है, वह दूसरे पर टाल नहीं सकता। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वह कर प्रणाली जिसमें कर का दबाव और कर का भार दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ता, अर्थात जब कर का भार और दबाव दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसे परिभाषित किया है। अगर हम प्रोफेसर डाल्टन की बात माने तो ये डायरेक्ट टैक्स इज रियली पेड बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज लीगली इम्पोज्ड, अर्थात प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी मनुष्य द्वारा दिया जाता है जिस पर वह कानूनी तरीके से लगाया जाता है। वहीं अगर जेके मेहता की बात माने तो जेके मेहता कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स विच इज पेड इंटायरली बाय द पर्सन ऑन होम इट इज लेवीड, अर्थात प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी व्यक्ति द्वारा पूर्ण रूप से दिया जाता है जिस पर वह लगाया जाता है। एनोतोल मुराद कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस which cannot be shifted and which therefore fall directly on the persons from whom the government exacts the payment, अर्थात प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनका विवर्तन अर्थात शिफ्टिंग नहीं किया जा सकता, इसलिए उनका भार प्रत्यक्ष रूप से उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिससे सरकार कर वसूली करती है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर वह कर प्रणाली है जिसे जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वो पूर्णतया उसे ही चुकाना पड़ता है, वह पार्शियली या फुल्ली दूसरे पर टाल नहीं सकता, अर्थात इसमें कर का भार दबाव दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, इंपैक्ट भी और इंसिडेंस भी। अब देखें कि प्रत्यक्ष कर के क्या फायदे हैं, क्यों लगाना चाहिए डायरेक्ट टैक्स किसी देश को। छात्रों, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह न्यायोचित होता है, जस्टिफिएबल, इसलिए क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर उस व्यक्ति पर लगाया जाता है और उस मात्रा में लगाया जाता है जो जितना धनवान होता है उस पर अधिक मात्रा में, जो कम धनवान होता है उस पर कम मात्रा में, या यूं कहें कि जिसकी कांधा जितनी चौड़ी उस पर उतना भार दिया जाता है, उतना बोझ दिया जाता है। तो ये न्यायोचित है कि प्रत्यक्ष कर में कि जिसका ज्यादा इनकम होता है, जो जिस लेवल में रहता है उस लेवल में उसे टैक्स चुकाना होता है, जो गरीब होता है उसे फ्री कर दिया जाता है, जो मिडिल क्लास के होते हैं उस पर कम लगाया जाता है, और जो अपर क्लास जो रिच पर्सन है उस पर और अधिक लगाया जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा गुण है कि ये न्यायोचित है, न्याय के अनुरूप है। दूसरी जो है ये है इसका गुण वो है निश्चितता, सर्टेनिटी। निश्चितता का तात्पर्य यहां है कि यहां मात्रा और समय, क्वांटिटी एंड टाइम दोनों निश्चित होता है कि इस डेट तक हमें जमा करना है और इस दर से जमा करना है। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को भी आसानी होता है और कैलकुलेट करने कि हमें इतना इनकम हो सकता है। वहीं दूसरी ओर देखें तो जिस
पे करना है, उस पे को, टैक्स पे को भी ये होता है कि हमें इतनी मात्रा में कर चुकानी है और इस तिथि तक चुकानी है। तो इस तरह से हम देखें कि इसमें करों की मात्रा और समय दोनों निश्चित होता है। तीसरा जो गुण है वो है इकोनॉमीज, अर्थात मितव्ययिता। मितव्ययिता का तात्पर्य होता है कम खर्च, अर्थात प्रत्यक्ष कर कम खर्चीला होता है। यहां प्रत्यक्ष कर कम खर्चीला होता है, इसका संबंध है वसूली खर्च से, कि प्रत्यक्ष कर को जो वसूलने में सरकार का खर्च होता है वो अन्य करों की तुलना में कम होता है, क्योंकि इसका जगह भी निश्चित होता है, ऑफिस भी निश्चित जगह पर होता है, समय भी निश्चित होता है और मात्रा भी निश्चित होता है। इसलिए निश्चित अवधि में, निश्चित जगह पर, निश्चित समय में, निश्चित मात्रा में लोग अपने करों को वहां चुका देते हैं। थोड़ी बहुत परेशानी होती है कानूनी प्रक्रिया अपनाने में, जब लोग बेईमानी करने लगते हैं, लोग नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में, ब्लैक मनी की स्थिति में, लेकिन सामान्यतः यह मितव्ययिता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात इसमें खर्च बहुत कम होता है। अगर उसके बाद देखें जो गुण है इसकी, वो है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिव है। अब प्रोडक्टिव किस मायने में है? तो छात्रों, यह कर का दर समय निश्चित है, तो सरकार को यह पता है कि हमें इतनी मात्रा में, इतनी समय में हमें प्राप्त होगा, तो इस कर का उपयोग निश्चित रूप से सरकार पूर्व तय आधारित कार्यक्रम के अनुसार कर सकती है। इसीलिए इस कर को उत्पादक कर कहते हैं, क्योंकि इस पैसे को सरकार अपने अनुसार उत्पादन कार्यों में भी लगा सकती है। तो निश्चित रूप से यह गुण है, यह कर उत्पादकता है। लेकिन पांचवा जो गुण है वो है लोचकता। लोचकता का मतलब इलास्टिक है। यहां लोच का तात्पर्य है परिवर्तन, और परिवर्तन का तात्पर्य है करों के दर में परिवर्तन, अर्थात प्रत्यक्ष करों के दर में सरकार जब चाहे तब वृद्धि कर सकती है, जब चाहे तो कमी कर सकती है। किसी बजट में आप देखें तो वो रेट बढ़ा दे रही है, किसी बजट में देखें तो आपको पता चल रहा है कि करों में छूट दे रही है सरकार। तो प्रत्यक्ष कर में लोचकता का गुण है, अर्थात यह इलास्टिक है, इसे बढ़ाया घटाया जा सकता है, यह परिवर्तनशील। छठी बात जो है वो है नागरिक चेतना। जब प्रत्यक्ष कर कोई व्यक्ति चुकाता है तो वहां पब्लिक और गवर्नमेंट, सरकार और जनता के बीच सीधा संबंध होता है। जनता को लगता है कि हम देश के लिए कुछ दे रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। यह जो भावना है कर देने वक्त कि हम देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारा इतना कंट्रीब्यूशन है नेशन के लिए, तो इससे उसके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जगती है और उसे एक अंदर में, उसके अंदर नागरिक चेतना का बोध होता है। यही कारण है कि प्रत्यक्ष कर में कहा जाता है कि इसका एक महत्वपूर्ण गुण है कि यह नागरिक चेतना को जन्म देता है, अर्थात यह जो है लोगों के बीच नेशनलिटी, राष्ट्रीयता पैदा करता है। अप्रत्यक्ष कर आप कितना भी क्यों ना दे रहे हो, आपको ये नहीं लगता है कि हम कुछ सरकार के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि इसमें इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा हुआ रहता है कि सारे कर इसमें शामिल हैं। आप कितना दे रहे हैं टैक्स, ये नहीं, सीधा संबंध वाली बात नहीं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो सातवां ये है
कि इसमें जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, देश में आर्थिक विषमताएं हैं, इस विषमता को कम करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। क्योंकि प्रत्यक्ष कर में हम देखते हैं कि जो जितना धनवान है उस पर उसी अनुसार कर लगाया जाता है, जो गरीब है उसे कर मुक्त कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो गरीब है वो कर से मुक्त है और जो अमीर है उससे टैक्स लिया जाता है। अर्थात क्या है कि ऊपर वाले से टैक्स लेकर उसकी इनकम को घटाया जाता है और नीचे वाले पर खर्च किया जाता है। तो होता क्या है कि ये जो दोनों के बीच गैपिंग है, डिस्पैरिटीज है, इनइक्वलिटीज, ये धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्यक्ष कर इनइक्वलिटीज को, डिस्पैरिटीज को, विषमता को, आर्थिक असमानता को कम करने में सहायक होता है। छात्रों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि प्रत्यक्ष कर के ढेर सारे गुण हैं, लेकिन आप देखें ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गुण ही है, इसमें कोई दोष नहीं है। अर्थात प्रत्यक्ष कर दोष मुक्त है ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इसके डिमेरिट्स को भी उजागर किया है, इसके दोष को, अवगुण को भी दिखलाया है। वो अवगुण सबसे पहला है अन्यायपूर्ण या न्यायोचितता का अभाव, अनजस्ट। इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति कष्ट करके पैसा जमा कर रहा है, अर्न कर रहा है, जो ठीक तरीके से खाना नहीं खा पाता, अपने पैसे को बचा रहा है, आप उस पर अधिक से अधिक कर लगा रहे हैं। वही इन्वेस्ट करेगा, वही पूंजी लगाएगा, वही निवेश करेगा और उस पर आप अधिक टैक्स लगाते हो। और जो व्यक्ति गलत तरीके से जीवन यापन कर, बैड हैबिट्स का शिकार होकर अपनी संपत्ति बर्बाद कर देता है, उसे आप छूट देते हो। सिर्फ छूट ही नहीं, बल्कि उस टैक्स के पैसे को आप इस पर खर्च करते हो। इस तरह से अगर देखा जाए इस दृष्टिकोण से, तो यह कर प्रणाली अन्यायपूर्ण है, न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह असुविधाजनक। प्रत्यक्ष कर के बारे में यह कहा जाता है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण दोष है कि यह असुविधाजनक है, क्योंकि यह जो लगाया जाता है ये वर्ष में एक बार देना होता है उसको, लेकिन लोग प्रतिदिन कमाते हैं। लोगों की सैलरी या तो प्रतिदिन दैनिक होता है, या साप्ताहिक होता है, या मासिक होता है। लेकिन यह जो है कर, इसे प्रत्येक वर्ष चुकाना होता है, अर्थात 12 महीना का एक बार उसे चुकाना है। तो ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि यह एक बोझ सा हो जाता है, असुविधाजनक होती है। इतना ही नहीं, अब देखें कि खास करके जो वेतनभोगी लोग हैं उनके फरवरी और मार्च में स्थिति अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसे पर मंथ खर्च करने की आदत है और एक बार एक मुश्त सैलरी कट जाती है। तो इस तरह से देखें तो उसे बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष कर असुविधाजनक है, इसे देने में कठिनाई होती है लोगों को। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कर वंचन। छात्रों, यहां वंचन शब्द जो है वो आपको लग रहा है कि अजीब सा है। वंचन का हम लोग सिंपल साधारण हिंदी में देखें तो इसे कहते हैं चोरी। कर वंचन अर्थात करों की चोरी। तो हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर में लोग करों की चोरी करते हैं। इसकी सबसे बड़ा दोष है कि इसको लोग इसमें लोग कर के डर से अपनी इनकम को छुपा लेते हैं।
या गलत तरीके से शो करते हैं, एग्जम्प्ट कर जाते हैं टैक्स से। तो इस तरह से यह कहा जा सकता है कि यह जो कर प्रणाली है इसमें करों की चोरी की गुंजाइश अत्यधिक रहती है। इसीलिए इसका एक दोष बताया जाता है करों की चोरी, कर वंचन। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है अधिकारियों की मनमानी। अब देखिए, जो टैक्स पे होता है सच मायने में मालिक वही होता है, लेकिन जब ये टैक्स पे करदाता इनकम टैक्स भरने जाते हैं तो इसके साथ जो अधिकारियों का व्यवहार होता है लगता है कि यह कोई अपराधी, जबकि इसे एक ऑनर का सम्मान मिलना चाहिए था, और यह सम्मान तो नहीं मिलता है बल्कि अधिकारियों की आनाकानी, अधिकारियों की मनमानी लोगों में विक्षोभ पैदा करता है। जिस तरह से हम पाते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स इसमें कहीं ना कहीं ऑफिसर्स मनमानी करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं अत्यधिक भ्रष्टाचार की गुंजाइश है, लोग इसे छुपा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, भारत जैसे देशों को अगर देखें तो इसका सबसे बड़ा दोष है कम आय की प्राप्ति। कम आय की प्राप्ति इसलिए होती है कि हमारे यहाँ लगभग 30% लोग ही, 30% लोग ही आयकर के दायरे में आते हैं। तो जब मात्र 30% लोग आयकर के दायरे, प्रत्यक्ष आयकर के दायरे में आते हैं, प्रत्यक्ष कर के दायरे में आते थे, बाकी 70% लोग इससे वंचित हो जाते हैं। तो आप 30% लोगों से कितना टैक्स लोगे? अगर एक सीमा के बाद 30% के बाद आप टैक्स लोगे तो माइग्रेट करेगा, भाग जाएगा, पलायन करेगा, वो यहाँ क्यों पूंजी लगाएगा, या जो हमारा कर वंचन है वो अत्यधिक बढ़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स का एक सबसे बड़ा दोष है कि इसमें जितनी सरकार को आय प्राप्त होनी चाहिए, जितनी सरकार को जरूरत है अपने देश को संचालित करने, देश की विधि व्यवस्था को चलाने के लिए, उतनी आय प्राप्त नहीं हो पाती। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर के जहां एक और ढेर सारे गुण हैं वहीं दोषों की कमी नहीं है, लेकिन इन गुण दोषों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष कर एक अच्छी कर प्रणाली है। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।